पाकिस्तान का हाल वो है कि जिसको हम कह सकते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। अब आप देखें कि हमारे यहाँ ना सियासी इस्तेहकाम हो रहा है, ना मुआशी इस्तेहकाम हो रहा है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना लोगों का कारोबार चल रहा है। और हर रोज एक ही बहस हो रही है, असेंबलियां तहलील होनी है, असेंबलियां नहीं तहलील होनी, हमने इस्तीफे देने हैं, हमने इस्तीफे नहीं देने, हमारे ले लो, हमारे मत करो। अभी अजीब अजीब ड्रामा चल रहा है इस मुल्क में, और जैसे पता नहीं को दूध की नहरें बह चुकी हैं, शहद की नहरें आ चुकी हैं। ऊपर से जो पीडीएम की हुकूमत है वो भी बड़ी ही अनडिसाइडेड किस्म की हुकूमत है। कुछ बातों पे मैं कन्विंस्ड हूँ, पीएमएलएन वाले बिल्कुल नहीं है कन्विंस्ड। मुझे पीएमएलएन के बड़े सीनियर लोगों ने कहा कि जी अगले 2 हफ्ते में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। मैंने उनको शर्त लगाई है, मैंने कहा अगले 2 हफ्ते में वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, 2023 के अंदर नहीं आ रहे, 2024 के भी अवाइल में नहीं आ रहे। अगर आपने इलेक्शंस करवाने हैं तो उससे 1 महीना पहले मियां साहब आ जाएंगे। तो अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाने तो मियां साहब नहीं आ रहे। अगर इलेक्शंस अक्टूबर में हो रहे हैं अगले साल तो मियां साहब सितंबर तक आएंगे, सितंबर के वस्त तक आएंगे। लेकिन बहरहाल हमने सबको इस चक्कर में डाला हुआ है। और पीएमएलएन के अंदर अपनी एक डिवीजन हो गई है। मुझे लगता है जैसे पहले एमक्यूएम होती थी कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, तो अब मुझे लग रहा है पीएमएलएन लंदन और पीएमएलएन पाकिस्तान, यहां पे भी ये हो गया। पीटीआई के अंदर भी धड़े बने हुए। एक धड़ा है जो कहता है हमें रिजाइन करना है और हमें सड़कों पे आना है और हमें एहतजाज करना है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है। दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं हमें बिल्कुल रिजाइन नहीं करना, हमें बिल्कुल ये नहीं करना। पीपल्स पार्टी कोने में बैठ के आराम से सारा कुछ देख रही है और उनके पास ऐसी वजारतें कि जिसपे वो डायरेक्टली आप समझें कि लोगों की नजर में नहीं है डे टू डे बेसिस पे। सिंध में बहरहाल उनकी हुकूमत बहुत काम कर रही है, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा वहां पे कि वहां पे अवाम की जो फलाई काम है, खासतौर ऑरेंज ट्रेन है, ये वो रैपिड मैस ट्रांजिट वगैरह, इस पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। लेकिन लीगल इश्यूज ही बड़े चल रहे हैं कि जी तोशाखाना में क्या होना है, टेरियन वाइट के केस में क्या होना है, फॉरेन फंडिंग केस में क्या होना है। तो एक इतना घन चक्कर है, इतना को भौचाल आया हुआ है इस मुल्क में कि आम आदमी जो टीवी अगर 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पाकिस्तान का कोई भी चैनल देख ले तो वो उसको उस रात नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं सकेगा। कुछ तो बेचारा वैसे परेशान है और काफी कुछ हम लोगों ने उसको परेशान कर दिया हुआ है। नूर अल हसन साहब, परवेज लाई ने 650 बिलियन जो है कमिट कर दिए हैं और वो कहते हैं जी 250 बिलियन जो है वो सिर्फ गुजरात में है, 78 बिलियन मंडी बाउद्दीन में है जहां मोनस राई ने इलेक्शन लड़ना है। अरे 2 जिले हैं सलाबजदा जो है, ठीक है ना, रुझान है, राजनपुर है, वो तौसा है, वहां पे क्या किया है इन्होंने? वो लोगों के पास छत नहीं है, उनके पास फर्श नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं, उनके पास दवाई नहीं, उनके पास खाने को चीज नहीं है। एक आदमी 15 बिलियन लोगों से यानी टेलीथॉन्स में लेकर हड़प कर गया, अपने ऊपर लगा दिया उसने, वहां पे एक आना नहीं लगाया। दूसरा जो है 5 जिले बनाने निकला हुआ है, लेकिन जो 2 जिले आफत ज़दा है उनकी मदद नहीं कर रहा। यार ये नून लीग ने उठाने हैं कि मैंने उठाने हैं ये केस? आप लोगों से कब आप लोगों नून लीग ने उठानी है, बिल्कुल नून लीग ने उठानी है। और बात यह है कि हमारी वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, ये हम भी आप आवाज सुन लेंगे इंशाल्लाह ताला, कौमी असम्बली से भी आ जाएगी कि इनको चाहिए कि ये हुकूमत तरमीम दे के आए और इसमें जो दो जिले हैं जो सलाब दुकान वाले हैं, ये फंड जो हैं वो वफाकी हुकूमत उसके चूंकि पंजाब तरमीम लानी है। यार आप लोग अपना पता नहीं किस तरह की आप लोग सियासत करते हैं। ऐसी पार्लियामेंट को तो बंद हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ बंद कर दें ऐसी पार्लियामेंट को जिसमें तरमीमें आनी है लोगों को जिंदा बचाने के लिए। मेरे देखे बात यह है कि अभी सितम शरीफ ये है कि वो जो बात आप फरमा रहे हैं ये मुझसे करने की बजाय परवेज लाई से बात की जाए और परवेज लाई इसका जवाब दे। सितम शरीफ ये है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है पंजाब असेंबली? जब मुझे ये बताएं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? हमजा शहबाज है। हमजा शहबाज शरीफ लंदन में है, मैं किससे बात करूं बताएं मुझे। और ये उनका काम था, उन्होंने तो नहीं किया ना, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हुए ना वो प्रिविलेज मोशन पे खड़े हुए हैं। हमजा शहबाज जो है वो तो इतने शौक में है, कोमा में चले गए जब से उनकी वजारत आला हटी है कि उनको समझ नहीं आ रहा।
हमने करनी है ये बात मुझे परवेज इलाही से कि आप लोगों ने करनी है। मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं ये अपनी दूसरी बात कर सकूं, वो ये कि एक बात तो तय है कि जो आइंदा जाएगी और आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की मर्जी से और कौमी असम्बली आइन और कानून के मुताबिक जाएगी। कोई जत्था दे के इस्लामाबाद की तरफ जाए और कहे कि अगर आप हुकूमत खत्म कर दें और हुकूमत करने के बाद इलेक्शन करवा दें, कोई डिक्टेट करने की कोशिश करे, तो ये कोई नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल में मेरा इमरान खान के लिए मशवरा है कि कौमी असम्बली में वापस जाए और अपना आईनी मशवरा मान चुका, वो अपने घर वालों का नहीं उसने कभी मशवरा मांगा, वो आपका मांगेगा। हम उन लोगों में से है जो ये कहते हैं कि जी आपने जो स्टैंड लिया, जो बयानिया बनाया, उस बयानिए के ऊपर आपको चाहिए था कि रहते, और ये जो हमने हुकूमत ले ली और हुकूमत लेने के बाद जो है सिचुएशन जो है फिर उसके लिए हमने इमरान खान को खुला छोड़ दिया। उसके लिए साफबंदी नहीं की। साफबंदी की इस तरह से नहीं की कि आप ज़िमनी इंतखाबात है, ज़िमनी इंतखाबात में एक पार्टी का सरबराह जो है वो बाहर निकल के अवाम तक पहुंच रहा है, जबकि दूसरी पार्टी के जो सेकंड कमान है वो तो मौजूद है, लेकिन जो फर्स्ट हाई कमान है वो नहीं है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी सिर्फ 3 जलसों की दावत दी गई, और वो भी आखिरी लम्हों में ईद के बाद। अगर आपको याद हो 17 को इंतखाबात थे तो उनको 7 तारीख को बुलाया, फिर 10 को ईद थी, उसके बाद दो जलसे हुए मुल्तान का और फैसलाबाद का, और दैट्स इट। उससे जो आपने जिस तरह से आपने हाथ डाला कि हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे और हम इसको समझते हैं, तो आपको फिर चाहिए ना कि उसी कुव्वत के साथ आप उसका मुकाबला भी करें। इमरान खान सुबह से लेकर शाम तक आपके ऊपर बहतानबाजी करता है, और मैं ये समझता हूँ बड़ी ईमानदारी से, मैं आपकी वो खुशामद नहीं कर रहा, आप मुबश्शिर रहमान साहब और जहाँ अपना और 2-4 और एंकर ज्यादा अच्छा जो है ना वो डिफेंड करते हैं। चीज है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को चाहिए कि वो आए और आके बात करें और इमरान खान की एक झूठ को जो है ना वो एड्रेस करें, उसको लोगों को बताएं कि भाई 4.25 साल इसने क्या गुल खिलाए हैं। अगर इसके पास हुकूमत ना होती 4.25 साल, अगर हमने इसका दौर ना देखा होता तो हम कहते ठीक है जी आप नूर भाई, पहली बात तो यह है कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें क्रेडिट दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मरियम बीबी के अगर 3 जलसे थे और वो इलेक्शन से पहले वो लंदन चली गई, जिस दिन पासपोर्ट मिला अगले दिन चली गई, उन्होंने वेट नहीं किया इलेक्शंस करवाने का। फिर कल आपका लाहौर में सबसे बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन था, और जिसके लिए मियां नवाज शरीफ ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी थी, राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे उसको अनाउंस किया था। तो परसों रात को हमजा शहबाज साहब जो हैं वो लंदन चले गए, उन्होंने वहां पे खिताब करना मुनासिब नहीं समझा, सुलेमान शहबाज वहां पे नहीं आए, मरियम औरंगजेब ने उसको पीटीवी तक पे नहीं चलने दिया, उसकी खबर तक नहीं निकलने दी, खुद राना सनाउल्लाह नहीं आए, आपकी सेकंड क्या आपकी 3rd टियर की लीडरशिप भी वहां पे मिसिंग थी। और 1 साल हो गया पीएमएलएन को लाहौर में परवेज मलिक साहब के फौत होने के बाद। अभी तक आप लाहौर में आपकी जो इन फाइटिंग है जिसमें सैफुल मलूक खोकर और राना मशहूद साहब इन दोनों की लड़ाइयां हैं, उनके दरमियान इतनी शिद्दत हो गई है कि आप अभी तक लाहौर का सदर नहीं बना सके पीएमएलएन का। तो अब इसमें इमरान खान की कामयाबी है कि आप लोगों की अपनी नाकामी है? मैं उन लोगों में से हूँ जो हम कहते हैं कि एड्रेस करें प्रॉब्लम को, और मैं यहाँ पे आपके साथ ये एग्री करता हूँ और मानता हूँ कि हमारी नाकामी है, इमरान खान की नहीं है। और मैं जो ना वो जो पाकिस्तान पंजाब में 9 डिवीजन है, उनमें से एक डिवीजन जो है ना वो भावलपुर डिवीजन है, उस भावलपुर डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और हमें जो अवाम की जो नब्ज है उसके ऊपर हाथ रख के हमें चलने का पता है, और हमें मालूम है जो आपकी बात है वो 100% दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और यही वो इख्तिलाफ है जो हम पार्टी के अंदर बैठ के करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा हक कहते हैं। हमने ये बात कायद के नोटिस में लेके आए, उनसे कहा कि ये सूरत हाल है। मुझे हैरानगी होती है कि आप जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के पास वो वजारतें हैं जहाँ पे कार्रवाई तो डलती है लेकिन वो जवाबदेह नहीं है, और हमारे पास जो है लोग हैं उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई हुई है, लेकिन वो
जितनी स्पीड के साथ और एक आधी वजारत है जो काम करती हुई नजर आती है, बाकी सारे के सारे नहीं। असल में प्रॉब्लम एक और है कि अगर आपके अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जो है वो इसहाक डार साहब की बुराइयां कर रहे होंगे, तो पीपल्स पार्टी हो या मुबशर लुकमान हो या कोई और हो, हमें बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग खुद लड़ रहे हैं। मुबशर भाई, बात ये है कि ये बात जो है ना, ये तो बात होती है कि अंदर बैठ के आपको बात करनी चाहिए। यही वजह है कि हम लोग जो है पार्टी के अंदर बात करते हैं, लेकिन आपको बाहर चौक पे आग पे किसी किस्म का जो है ना इख्लाफ नहीं करना चाहिए। पार्टी की क़यादत की पॉलिसी के मुताबिक चलना चाहिए। जब तक आपका फैसला हो जाता है, जब आपका फैसला हो जाए और अक्सरियत राय से फैसला हो, वो फैसला सबका फैसला कहलाता है। इसलिए उस वक्त तक आप बात कर सकते हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर नहीं। हम कई दफा ऐसे होता है, हमसे लोग राय मांगते हैं कि आप बाहर राय दें, तो हम बाहर वही राय देते हैं, वही कहते हैं जो पार्टी ने डिसाइड। दिसंबर 16 का दिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख का दर्दनाक तरीन दिन है। एक तो जिसने पाकिस्तान का एक बाजू ही काट डाला और दूसरा जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिला डाला। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब 7 अरब डॉलर रह गए। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के, 2 अरब UAE के, और पाकिस्तान के खजाने में क्या बचा है? सिर्फ लाहौर दा पावा अख्तर लावा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ज़हनी मरीज हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके 10 गाँव को सियासी उखाड़ा बना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा स्याह दिन जिसे भुलाने की लाख कोशिश भी की जाए तो कम से कम जब तक कुराए अर्ज़ पर पाकिस्तान सलामत है, ये दाग भी सलामत रहेगा और कलेजा जलाता रहेगा। दिसंबर 16 का दिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख का दर्दनाक तरीन दिन है। 2 साने हाथ, एक तो जिसने पाकिस्तान का एक बाजू ही काट डाला, वो सकूते ढाका का था, और दूसरा जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिला डाला, वो साना APS का था। इन पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर इससे पहले आपको मुल्क में सियासी हलचल की भी थोड़ी सी बात सुनाना ज़रूरी है। कल रात गए हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ की एक हल्की सी उम्मीद तो दिलाई गई कि शायद मुल्क में जल्द आम और गरीब आवाम कुछ सुकून हासिल कर सकें। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर होगी। इसके अलावा हुकूमत ने डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 7.5 रुपये की कमी कर दी है और हाई स्पीड डीज़ल की नई कीमत 227 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ीर ख़जाना ने लाइट डीज़ल की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। लाइट डीज़ल ऑयल की नई कीमत 169 रुपये फ़ी लीटर होगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये की कमी कर रहा है। मट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब यह मुमकिन ही नहीं कि किसी भी रोज़ इमरान खान अपने अजीब व गरीब फजूल बयानात या हरकत से हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल ना कराते हों। एक और यूटर्न सामने आ गया। जिस असम्बली को जाली धांधली ज़दा और रजीम चेंज वाली साथी कहा करते थे और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तीफ़ा देने का ढोंग रचाया था, जब इन इस्तीफ़ों की मंजूरी का वक्त आया तो अपनी बात से पीछे हट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से वक्त मांग लिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड नहीं किए गए। इस्तीफ़ों की मंजूरी में सिलेक्टेड अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। मुंतखब अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पीकर ने हुकूमत के ईमा पर गैर कानूनी और आइन से हटकर फैसला किया। स्पीकर को PTI अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ख़त लिख दिया है। स्पीकर चाहें सबको एक साथ बुलाएं या एक एक करके बुलाएं। अपने दस्तखत के साथ मैं स्पीकर को ख़त भेज रहा हूँ। स्पीकर हमें बुलाएं और हम उनके सामने पेश हो सकें और इज्तिमाई तौर पर पेश होकर फैसले की तजदीद कर सकें। इस मौके पर फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की
कहा गया कि पीटीआई अरकान इस्तीफे दे चुके हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। अप्रैल के बाद से पीटीआई के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली। शुबा है हुकूमती अरकान पीटीआई के नाम पर तनख्वाहें निकाल कर न खा गए। कहने को तो फवाद चौधरी ने तनख्वाहों के हवाले से बयान एक बार फिर डंके की चोट पर दिया है, पर उनके इस बयान को भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि फवाद चौधरी समेत कई तरीके इंसाफ के रहनुमा तनख्वाहें तो अलग बात है, अब तक मिनिस्टर्स लॉजेस से भी नहीं निकले और मराद मुसलसल ले रहे हैं। इस हवाले से कई एक मरतबा खबरें आईं और इल्ज़ामात लगे, जिसकी तरदीद उन्होंने अब तक नहीं की। ये कोई नई बात भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने बेतुके बयानात से मुल्की माहौल और फ़ज़ा को ख़राब करते रहें। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इमरान खान को जवाब दिया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं, अवाम ने इनका चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा कि आज इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कॉलेजों में तलबा को ज़बरदस्ती बिठाया गया। पंजाब हुकूमत इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके दरसगाहों को सियासी उखाड़ा बना रही है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना एक ओपन केस है, ये सिर्फ घड़ियों की खरीद का नहीं, अरबों रुपए के टैक्स डिक्लेयर ना करने का मामला है। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले को अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। अब ज़रा आज के दिन की मुनासबत से कुछ गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले सानिया APS के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए आपको बताते चलें कि इस अलमनाक वाक़े को बीते 8 बरस हो गए। सफाक दहशत गर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया। हमले में 150 के करीब अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए, जिनमें 134 तलबा थे। 16 दिसंबर 2014 को मुल्की तारीख का अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इल्म दुश्मन 6 से 7 दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल में पहुँचे और दीवार फलांग कर स्कूल में दाखिल हुए। जदीद असले से लैस पैरामिलिट्री फोर्सेस की वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की, जिससे मासूम तालिब इल्म और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। फूलों की खुशबू से महकता स्कूल चंद ही लम्हों में बारूद की बू से आलूदा हो गया। हमले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया और कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इन खुदकुश हमलावरों को तवील ऑपरेशन के बाद मार डाला। दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों के हमले में 134 मासूम तलबा समेत कहा जाता है 150 अफराद शहीद हुए। शोधा में स्कूल प्रिंसिपल ताहिरा काज़मी भी शामिल हैं, जिन्होंने हमले के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई बच्चों को स्कूल से निकाला और उनकी जान बचाई। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपना बयान दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ होने का दिन है। सानिया APS पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को इस कर्ब और दुख की याद दिलाता है जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि बरसों बाद भी गम है कि बुलाया नहीं जाता। आज सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा से अकीदत और उनके लवाहकीन का गम बांटने का दिन है। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज़ होने का दिन। ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी ये जदोजहद जारी है जो इस अफरीद के मुकम्मल ख़ात्मे तक इसी आहनी इरादे और साबिक़ कदमी से जारी रहेगी। सानिया APS जितना दर्दनाक है उतना ही दर्दनाक या शायद उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल सानिया स्कूल ढाका का है, जो आज से करीबन 52 बरस पहले पेश आया और पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया गया। इस सानहे की तफसीलात में जाना तो अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस पर बात करने के बजाय मशरक़ी पाकिस्तान के इन चंद किरदारों जिन्होंने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत बनाने में अहम किरदार अदा किया, इनका जिक्र करना ज़रूरी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में इसका तज़किरा बहुत अच्छे अंदाज में किया है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में 4 शाहराएँ तहरीक पाकिस्तान के 4 अहम किरदारों की याद दिलाती हैं। इन चारों में से 3 किरदारों का ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से है, जो आज बांग्लादेश कहलाता है।
इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से दारुल हुकूमत में दाखिल हों तो कश्मीर रोड के बाद ख़याबान सोहरवर्दी आता है। अतातुर्क रोड इस शाहरा को AK फजल हक रोड से मिलाती है। इससे आगे जुना एवेन्यू है, जिसके बाद नाज़मुद्दीन रोड आती है जो पुराने और नए इस्लामाबाद को आपस में मिलाती है। हमारी नई नस्ल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से तो वाकिफ़ है, लेकिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी, AK फजल हक और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इन तीनों रहनुमाओं की एक मुश्तरका यादगार बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के इलाके शाहबाग में भी मौजूद है। शाहबाग में ख्वाजा सलीमुल्लाह की रिहाइश का असल मंजिल पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ताल्लुक़ ख्वाजा सलीमुल्लाह के ख़ानदान से था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन हुसैन शहीद सोहरवर्दी और AK फजल हक क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म रहे। AK फजल हक को आज भी बांग्लादेश में शेर बंगाल कहा जाता है। इनके नाम पर बांग्लादेश के शहर मीरपुर में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। यही वो शेर बंगला था जिसने 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में करारदाद लाहौर पेश की थी, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। लेकिन अफसोस कि अपनी गलतियों की वजह से आज मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। यही एक और बात का तज़किरा करना भी ज़रूरी है कि जितनी गलती हमारी जानिब से थी वो एक तरफ, वहीं भारत के मकरू और घटिया चेहरे ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया था और हमारा मुल्क दो लख्त हो गया था। भारतीय मुक्ति बाहिनी ने इसमें अहम रोल अदा किया और भारत आज तक इस तरह की मज़मूम हरकतें बलूचिस्तान समेत दीगर इदारों में करता नज़र आता है। कल ही वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत और इसके वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर करारा जवाब दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत को बताना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, मगर गुजरात का कसाई ज़िंदा है और भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत गांधी की नहीं, गांधी जी के नज़रियात के कातिल के नज़रियात पर यकीन रखती है और हिटलर से मुतासिर है। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक दिलचस्प सी ट्वीट आपको पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। वो किसी ने लिखा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब 7 अरब डॉलर रह गए। इसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 2 अरब UAE के और 2 अरब चाइना के। और पाकिस्तान के ख़जाने में क्या बचा है? सिर्फ लाहौर दा पावा अख्तर लावा। अभी इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। को बेटी बनाकर अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लाएं, वरना फिर हर एक के पास ऑप्शंस होती हैं। हमारे यहाँ डाउरी का कानून इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में। 5000 तक की मालियत के तहफ़ आप दे सकते थे। अब वो 5000 को लेके हम कब तक चले? 2020 तक। इसी हद तक हमने वन डिश इम्प्लीमेंट करवा लिया, तो हम ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते? पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसमें डाउरी बैन कर दी गई। और अक्सर औकात तो लोग एजुकेशन और वैल्यूज को पर से पुष्ट डाल देते हैं और वो ये देखते हैं कि इस घर से हमें मिलेगा क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अफीफ़ा। अच्छा, आज आप बता रही थी कि आपको कोई हमारा वीलॉग देखने के बाद किसी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि इस मौजू पे आप बात करें, तो वो आप ज़रा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाइएगा फिर, ताकि उसके हिसाब से। बिल्कुल, मुझे चकवाल से रिक्वेस्ट आई। एक उन्होंने बहुत तकलीफ़देह वाक़या मुझे बताया और उन्होंने कहा कि मैम जहेज़ का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ख़ुद एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे साहब, तो प्लीज़ इस पे ज़रा कुछ करिए ताकि शायद किसी को कुछ समझ आए और लोग, हाँ, किसी का भला हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि डाउरी के या जहेज़ का कानून क्या है। हमारे यहाँ डाउरी का कानून इंट्रोड्यूस हुआ 1976 में। अच्छा।
और उस वक्त जो कानून था जिसका नाम था डाउरी एंड ब्राइडल गर्ल्स गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 5,000 तक की मालियत के तहफ़ बतौर जहेज़ के, उसमें जो भी आ जाए आप दे सकते थे। अब 1970 5,000 में तो आजकल एक जोड़ा नहीं आजकल नहीं आता ना, लेकिन 1976 में चलो एक रकम थी। अब वो 5,000 को लेके हम कब तक चले? 2020 तक। कानून ही नहीं बदला आपका। अच्छा, कितने केसेस होते हैं कोर्ट में, जहेज नहीं दिया जी, जहेज पे झगड़े, सामान दिया था, सामान दिया था, हाँ, वापस नहीं हाँ, मिला हाँ, उसके बाद। लेकिन कोर्ट भी ये नहीं देखा कभी उन्होंने 2020 तक कि कानून क्या है, या किसी ने ये नहीं सोचा कि कानून को बदलने की ज़रूरत है। तो इसमें 2020 में हमारे यहाँ पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसमें डाउरी बैन कर दी गई है 2020 में। मैम अभी पिछले हफ्ते ना मैंने कोई 2 शादियां तो लाजमी अटेंड की हैं, और वो जहाँ वहाँ पे जिस किस्म का जहेज दिया गया है बेशक जरूर होगा, और आप कह रही हैं कि बैन कर दिया गया, ये कानूनन तो ऐसे ही है। अब वन डिश हमने इम्प्लीमेंट करवा लिया, किसी हद तक हमने वन डिश इम्प्लीमेंट करवा लिया, तो हम ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते? बस देखिए, असल में होता ये है कि जिनके पास पैसा है, मैं ये समझती हूँ, अगर वो इसमें पहल करें तो वो बेहतर है। देखिए, मेरी शादी हुई 1993 में, मैं आपको दूर नहीं जाती, अपनी मिसाल दूंगी। मेरे मियाँ भी बेहतरीन काम कर रहे थे और मैं मल्टीनेशनल पे, रीजनल लेवल पे मैनेजर थी। हम लोगों ने अवारी लाहौर में एक बहुत अच्छा फंक्शन किया, तो मैंने कहा तो आप भी बुलाओ अपने मेहमान, मैं भी। एक फंक्शन होगा, कोई मेहंदी नहीं, कुछ नहीं, और निकाह सुबह चाय की प्याली पे हुआ था। अच्छा। और मुझे फिर कहा गया कि वो वलीमा, तो मैंने कहा हाँ, मेरी अम्मा और अब्बा और भाई, और तुम्हारे अम्मा बाबा और तुम्हारे भाई और उसकी बीवी खाना खा लेंगे, वलीमा हो गया। तो और जहेज कुछ नहीं था, ज़ीरो। ना मेरे ससुराल वालों ने कभी ताना दिया, ना तवक्के की, और बल्कि मेरे ससुर बेइंतहा खुश हुए मेरी बात से कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने ये कदम उठाया। लेकिन आप सही कह रही हैं, ऐसा होता कम है, बहुत कम। अच्छा, मैं आपको एक इधर बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाना चाहती हूँ। मेरे रिश्तेदारों का है, ब्रिगेडियर साहब थे, कराची का वाक़या, पुराना थोड़ा, बड़े वो पक्के फौजी। अच्छा। 1:01 पे कुछ काम होना है तो वो 1:01 पर ही होना है, उससे आगे नहीं हो सकता। तो बेटी की शादी करनी चाहिए, पैसा बहुत था क्योंकि पीछे से भी ज़मीनें और अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, घर बनाया बेटी के लिए फुल्ली फर्निश्ड। उस ज़माने में जो भी लग्जरी कार होती होगी वो, उन्होंने लड़के वालों का कहा मेरी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप बारात वक्त से लाएंगे। अच्छा, लड़के वाले अच्छे वेल ऑफ थे, मगर इतना शायद उनकी तवक्को से ज़्यादा था। अच्छा। इतना मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई कहीं तो, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में टू हैव अ लेग अप, मतलब हम दिखाएं कि आप हमारे सर ना चढ़ें चीज़ें देके, टाइप ऑफ एन एटीट्यूड। अब बारात खबर, ब्रिगेडियर साहब भी तेज, उन्होंने कोई अंदर बंदा उनके घर भेजा, बारात लेट हो गई, आई क्यों नहीं। अच्छा। बारात सारी तैयार थी, पर उन्होंने ये तय किया, अरे उनको छोड़ो, ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे हम 2 घंटा लेट स्टार्ट लेंगे। अच्छा। घर से, हाँ, बस वो एक दिखाना एटीट्यूड कि ये पहले दिन से हम पे हावी ना हो कहीं चीज़ें देके, मुझे ये लगा। तो जब 1 घंटा गुजर गया तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये अनाउंस किया ये शादी नहीं हो रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, वहाँ हलबल्ली मच गई। तो इनकी सेकंड कज़न थी हमारी आपा, तो वो खड़ी हो गई, कहने लगी भाई साहब, बेटा उनका बाहर से सीए करके आया था, उस वक्त बड़ी बात थी, वेरी गुड लुकिंग, और बहुत बाहर मल्टीनेशनल फर्गसन या किधर जॉब पे था, डूइंग वेरी वेल। तो उन्होंने कहा मैं तो रिश्ता लाने वाली थी, बेटे से बात करके तो उसी दिन मिठाई आ गई, हाथ कंगन को आरसी किया, लड़का भी मौजूद है, खानदान भी मौजूद है, निकाह पढ़ाए, उन्होंने पढ़ा दिया। कहीं और किसी और लड़के से?
इसी लड़के से जिसकी उनकी कजन ने रिश्ता दिया खड़े खड़े। वही ना, उस हाँ, लड़की का उस लड़के बारात से वालों से छोड़ के हाँ, और इधर हो दूसरी गया। जगह जो वो निकाह भी। अच्छा 2.5 घंटे बाद जब बारात पहुंची तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि भाई लड़की की तो हमने निकाह कर दिया, आप मेहमान हैं, आइए खाना खाइए। ऐसा करारा चमाटा था ना वो मुंह पे उनके। देखिए लो आपको एक सबक मेरे नजदीक वो था, ये एटीट्यूड्स, ये रवैये, ये नहीं, ये गलत होता है, शरीफ लोगों में होना नहीं चाहिए। अच्छा अब जो कानून है उसमें ये है कि आप 50 ग्राम सोना की मालियत का जहेज दे सकते हैं। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात, अब जो निकाहनामा है उसमें आपको कॉलम में भरना होता है और उसमें क्या इजाज़त है मालूम है? कपड़े और बेड की चादर। अच्छा, बस, इसके अलावा आप नहीं दे सकते कुछ। और आपको फॉर्म में भरना है कि आपने जहेज में क्या दिया, पूरी लिस्ट। अब अगर उसके अलावा कुछ दिया, कल को मामलात बिगड़ गए, आप किस तरह कहेंगे कि मैंने ये भी दिया? हालांकि वैसे इस कानून को कोई देख नहीं रहा है, कोर्ट देखते नहीं है। हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे पार्लियामेंटेरियन से, इन्होंने बिस्तर की चादरें लिखी हैं, उसमें तकिया खिलाफ नहीं लिखा। अच्छा फिर अगर तकिया खिलाफ है तो बाज लोग 2 तकिए लेते हैं, बाज एक, तो कितने तकिया खिलाफ होंगे? नहीं, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। अगर वो ये इस तरह से लिखते हैं तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए अगर हमने कानून को फॉलो करना है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये है कि एक मुनासिब सी मालियत तय कर ली जाए, ठीक है, कि और उसके अंदर अंदर रह के जो आप कर सकते हैं आप करना चाहें आप कर। ये 50 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं ना, कानूनन लिखा हुआ है अब नया जो कानून है। लेकिन 50 ग्राम में क्या होगा? क्या अब ये देखें ना, सोना इवन बहुत महंगा है। हाँ, मगर फिर भी अब उसमें फिर मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि अगर लिहाफ नहीं लड़की लेके जाती है और सर्दियां हैं तो क्या जेठानी के मुंडे ने जो लिहाफ खराब कर दिया था वो ओढ़ के सोएगी? नहीं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं। हाँ। देखें हर घर में कोई भी घर हो, उस घर में पूरा घर का सामान होता है, वो पूरा सिस्टम चल रहा होता है, बिल्कुल होता है। एक्स्ट्रा सामान भी होता है कि अगर आपके घर में कोई 2-4 मेहमान आ जाएं तो आप उनकी खातिरदारी कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा बिस्तर भी दे सकते हैं मेहमानों के लिए, कमरा भी होता है कि आपने उसको वहां सुला देना और सही बात है। तो वो एक लड़की आ रही है आपके घर में तो आपके पास इतना सामान नहीं है कि आप उसको अकोमोडेट कर सकें। असल में लोगों की, मैं इसको लालच कहूँगी या क्या कहूँगी, कि जो चीज़ें मिसाल के तौर पे गाड़ी है या बाइक है जिसकी जितनी हैसियत है और वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं अपने मसलों की वजह से, तो वो सारा मलबा जाके लड़की वालों के सर पे डाल देते हैं। उधर से मैंने तो अब ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि जी छोटी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी हो। बिल्कुल सही बात, इससे भी बड़ी आ जाए, लेकिन कम से कम इतनी होनी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और कई जगह पे जैसे लोअर मिडिल क्लास घरानों में मैंने ये भी सुना कि 2-4 जोड़े तो उन्होंने बहू के छोड़ दिए, बाकी सामान पैक कर लिया कि हमारी बेटी की जब शादी होगी तो हम आगे बढ़ा देंगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं। ये बहुत दफ़े मैंने सुना है। तो ये मामलात भी होते हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर आप ये देखें ना कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लोग ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी बहू आएगी तो आधा घर तो खाली कर देते हैं ना, कि जी उसका सामान आना है। हाँ, अच्छा तो फिर जो लोग ये जहेज नहीं दे सकते उनके लिए बड़े मसले, क्या सलूशन? जी हाँ, देखें इसमें ये आप देखिए अक्सर हम देखते हैं कि अगर एक बहू कुछ अफोर्ड कर सकती है उसके साथ एक इम्तियाजी सा सलूक होगा। अगर कोई दूसरी बहू आई वो ज़रा उतना नहीं कर पाई तो उसके साथ काफ़ी बदसलूकी नहीं होगी, तो उतनी मोहब्बत या खुद अच्छा रवैया भी नहीं, बर्ताव नहीं किया जाएगा। और अक्सर औक़ात तो लोग एजुकेशन और वैल्यूज़ को पर से पुश डाल देते हैं और वो ये देखते हैं कि इस घर से हमें मिलेगा क्या, वो चीज़ को प्रायोरिटी मिल जाती है बजाय इसके कि हम देखें कि लड़की की सिफ़ात क्या हैं, घर वाले किस कमाश के हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो किस तरह के हैं। तो ये चीज़ें तमाम जो हैं ये बड़ा डिस्टर्ब करती हैं ना। अच्छा उसमें लोग अक्सर मैंने देखा है कि, और ये सिर्फ शादियों पे नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, गांव वगैरह के माहौल में लोअर इनकम में फौदगी भी किसी की हो जाए,
कर्जे, ये इस तरह खाना नहीं दिया, फला सामान नहीं दिया। एक मेरे जानने वाली फ्रेंड ही समझिए, उनके खानसामा की बेटी की शादी होनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम सब कुछ फ्रेंड्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या जहेज़ दे रहा है? कहने कहा तुम खुद ही बात कर लो। कहने लगी तो मैंने कहा अच्छा। मैंने ड्राइवर उनके कुक से बात करी, तो कुक ने कहा बाजी वो बर्तनों की अलमारी और बेड सेट और ये वो। मैंने कहा उनके घर है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा तो तुम क्यों दे रहे हो? अगर ज़्यादा ही है तो गिव कैश, थोड़ा बहुत ज़रूरी नहीं। बाजी हमारे यहाँ तो देना है, वरना लोग बातें करते हैं मेरी एक बेटी और है तो फिर उसकी शादी में दिक्कत आ जाएगी। अब एक ये माइंडसेट है। अच्छा, और इस माइंडसेट के बारे में मैं एक फिर आपकी बात सुनती हूँ। एक पिछले साल बहुत बड़ा पोल हुआ था, या आप समझिए सर्वे, पूरे पाकिस्तान में अर्बन और रूरल एरियाज़ हर जगह से इसको किया गया। वहाँ क्या हुआ कि 53% लोगों ने इसको सपोर्ट किया कि जहेज़ देना चाहिए। यही इसी बारे में ना मैं आपसे अगला सवाल करना चाह रही थी कि इस हवाले से जहेज़ को लेके एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी अब आपको पता है कि लोगों की पहले होता था ज़मीनें जायदादें और होती थी। अब एक तो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की उतनी मिडिल क्लास में ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि ज़मीन तो मिडिल क्लास ही नहीं रही, वो रहा नहीं। तो दूसरी ये कि अब लड़के वाले ये सोचते हैं कि जी अच्छा अब कोई ज़मीन जायदाद तो पीछे से मिलनी नहीं है, तो विरासत में तो लड़कियों को हिस्सा मिलता नहीं है, तो हम जो है जो एक जहेज़ के नाम पे मिलना है तो वो उसको क्यों ना मिले, वो हमें लेना चाहिए। और ये तो शायद लड़की का हक बनता है कि जी उसको लाजमी दिया जाए और जितना हो सकता है उतना। लेकिन जैसे हमने पहले अपने प्रोग्राम में बात की थी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और हक तो उसका वो कोई ले नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बड़ी आपको बताऊं कि जब आप बहुत ज़्यादा जहेज़ के मौके पे अपनी हैसियत से बहुत आगे जाके कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो यहाँ नहीं रुकती ना बात। कल को बच्चा होगा, कोई खुशी गमी होगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आप इतनी बढ़ा चुके होते हैं। और अक्सर लोग कोई घर बेच दिया, कोई फ़लानी चीज़ गिरवी रख दी, फ़लाँ हो गया, तो उसमें वो पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाते। एक मेरी मेड थी, शादी से तो मुताल्लिक़ नहीं है, मगर ये जो लोग गिरवी वाली बात मैं कर रही हूँ, उसकी माँ बड़ी बीमार थी, भाई उसका एक ही था और कम उम्र था। और मुझे बताने लगी, ये कुछ 4 साल पहले की बात है, कि बाजी वो 5000 लेता है, गांव में काम करता है, वो ज़मींदार साहब दाने डलवा देते हैं, तो एक वहाँ क्या कहते हैं उधार वगैरह भी दुकानों पे चल जाता है, तो गुजारा हो जाता है। उसकी माँ बीमार थी तो उसने मनी लेंडर से 20,000 रुपया कर्ज उठाया। मैंने कहा ये तो कर्जी सूद ही भरता रहेगा, ये तो नहीं निकलता। हाँ। तो मैंने फिर उसको बुलवा कर उसने रसीदें दिखाई, तो मैंने वो पैसे दिए। मैंने कहा खुदा के लिए जाके वापस करो ये जो मुझे किस्सा चकवाल का पता चला कि एक लोअर मिडिल क्लास के घराने अपनी तरफ से इन लोगों ने अपनी हैसियत से बेहतरी दिया था, जो मुझे बताया गया। और उसके बाद जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज सा है कि जहेज़ एक दिन पहले घर भेज देते, उनको जहेज़ ना पसंद आया और अगले दिन बारात ही नहीं आई। बारात नहीं आई। उन्होंने ये कहलवा दिया। जब बार बार फ़ोन किए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो जहेज़ पसंद नहीं आया, आप कहीं और लड़का देखें, सामान आपको वापस मिल जाएगा। और उसके 2 दिन बाद इतनी बातें लोगों ने, शादी से एक दिन पहले वो ये बात कर रहे हैं कि आपको शादी के दिन नहीं, बारात के दिन, वही बारात इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कर दी। और लड़की ने उस 2 दिन में, लोग आपको पता है किस तरह ताने, किस तरह बातें, और तो उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। और ये वो किस्सा था जो मेरे इल्म में लाया गया, जिसकी बुनियाद पे ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम इस वक्त किया है।
जी नाज़रीन, आपने ये भी हमारे माशरे का एक चेहरा है, ये भी हकीकतें हैं। इस तरह के सानियात जो है, मैं तो इसको एक सानिया ही कहूँगी, जो है वो हमारे आसपास होते हैं। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा सबक सीखने की ज़रूरत है, अपनी माशरती इक़दार को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने दिलों को बड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस लड़की को कबूल कर सकें उसी तरह से जिस तरह से आप अपनी बेटियों को जो है वो शुरू से परवान चढ़ाते हैं। तो वो भी किसी की बेटी को जब घर लाते हैं तो कम से कम ये ज़रूर सोचें कि वो किसी की बेटी है, तो वो आप उसको बेटी बनाकर अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लाएं, वरना फिर हर एक के पास ऑप्शंस होती हैं। तो आपने सुना इस जहेज़ के हवाले से हमारे माशरे में जो है वो कौन कौन सी तरीक़ाकार जो है वो चल रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर आप इस हवाले से चाहें कि इसके ऊपर हम किसी और पहलू को भी डिस्कस करें तो आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। बकरियां लैके गया पुत्र, उतों वापस नहीं आया। मेरा बच्चा जालमां ने मार छड़िया। रो रो के बाहर खज्जल गलियां कख फोल चढ़े। की पता भी मेरा दुश्मन बल्ले पे आ गया, मेरे बच्चे ने उत्ते मार के सुट गया। मेरा बच्चा चंद 100 रुपए में नौजवान कत्ल हो जाते हैं। क्या मिला उसको अब ये सारा कुछ करने के बाद, अब जब वो सलाखों के पीछे है? आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज ताई। नाज़रीन, 10 साला अफजाल को कत्ल कर दिया गया। ये जो मेरे साथ अम्मा जी बैठी हैं, ये उसकी वालदा हैं। जब अफजाल पैदा हुआ था उस वक्त अम्मा जी की आंखें ठीक थी, उन्होंने अपने इस बच्चे को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अफजाल कत्ल हो चुका है और अब इनकी बीनाई पहले कुछ अर्सा पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब उसकी ये लाश को देख नहीं सकी। माँ है, गम से नढाल है, अपनी आंखों से अपने बच्चे को देख भी नहीं सकी। तो बात करते हैं माँ जी, क्या हाल था? है मामला किवें कत्ल हो गया? बस बच्चे बकरियां लैके गया पुत्र, उतों वापस नहीं आया। मेरा बच्चा जालमां ने मार छड़िया। मैं रात रोंदी रह गई, रात 10 बजे तक 12 बजे तक रो रो के बाहर खज्जल गलियां कख फोल चढ़े। मेरा बच्चा अल्लाह सोने, मैनू की पता भी मेरा दुश्मन बल्ले पे आ गया, मेरे बच्चे ने उत्ते मार के सुट गया। बकरियां ही बस लैके गया है, मेरा बच्चा वापस नहीं दुश्मन ने आ दिता। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਜੇ। मेरा शहजादा बच्चा, मेरा एडा सोहना पुत्र, मेरा शेर पुत्र, ये दुश्मन ने मारे। मैंने दुश्मन मरिया लगना चाहिए। जिथे मेरे बच्चे ने मारिया ना उत्थे सुटो ले। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। मेरे बच्चे ने जिवें सजा दी है ना ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੇਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝੀ ਨੇ। मैंने यही किया बाहर, अल्लाह सोने मेरा बच्चा आ गया, या अल्लाह मेरा बच्चा आ गया। मैंने किसी ने दुश्मनी में सी, कोई गल नहीं सी, बात नहीं। पुत्र मैंने वेखे मेरा बच्चा हुणे उधरों आन लगा है। बस तीसरा चौथा दिन मेरे बच्चे मेरा बच्चा डर गया। मेरा बच्चा ये जो माँ के इस वक्त आंसू निकल रहे हैं, जो दिल से, जो इस वक्त गम से दिल भरा हुआ है, यकीनन एक माँ ही इसको समझ सकती है। कोई दूसरा शख्स इस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, जो मकतूल था उसका भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर हुआ क्या, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। तो उनसे बात करते हैं, चलते हैं उनके पास। साल का भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं, बताइए क्या मामला हुआ सारा? माँ तो गम से नडाल है और वो आंखों से देख भी नहीं सकती, किस तरह से ये सारा मामला पेश आया? ये जरा ना बकरियां कराया सुबह 10 बजे का टाइम थी ते जरा ना 3 बजे साड़ियाँ बकरियां 3 वापस आ गई, 2 बकरियां साडा भाई वापस नहीं आया है। असीं उन्होंने लभना शुरू करता है, ठीक है। रात के 2 बज गए थे
हम लब लब के पागल हो गए थे, रात में नींद भी नहीं आ रही थी। फिर हम सुबह सुबह निकले 5 बजे, भैया मेरा जंगल में लाश मिली है बस। तो कौन था फिर ये, किसके इसके पीछे क्या कोई वाकिफ था आपका? नहीं भाई भाईजान, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, उसने क्या बताया कि मैं किस वजह से ये सारा काम लगा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। तो उसने बताया कि किस तरह से मारा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਫਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੋੜ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी भाईजान, ਅਸੀਂ यही चाहते हैं इंसाफ मिले बस। बिल्कुल, मकतूल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, फैमिली उनके पीछे मौजूद है। अब आखिरी चीज़ एक जो उनके दिल को सुकून दे सकती है वो यही है कि इंसाफ उनको मिल जाए। मैं अपील करता हूँ इस वक्त शेखपुरा पुलिस से कि जल्द अज जल्द इस चीज़ को दे, इस जो सारा मामला हुआ है इसकी जो बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मुलजिम को है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि माशरे के अंदर जो बच्चियों के साथ होने वाले जो ज़्यादती है या कत्ल गारत है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो अभी तक तो नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन उम्मीद इसी अच्छी ही लगाते हैं हम कि अल्लाह करे कि ये जो सारा माहौल इस वक्त जो बन चुका है कि छोटे छोटे कुछ चंद 100 रुपये में बंदा कत्ल हो जाता है, चंद 100 रुपये में नौजवान कत्ल हो जाते हैं। तो अब कोशिश करते हैं कि इस वक्त मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है थाना फिरोजवाला, क्या मिला उसको अब ये सारा कुछ करने के बाद, अब जब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन कल मुझे रशिया के अंदर से खबर आई, लेकिन उसने बड़े ठोक अल्फाज में कहा, उसने कहा हमने पाकिस्तान से डील करना ही नहीं चाहते। हमसे उन्होंने कहा अच्छा जी हमारा जाती कमीशन किया। इस्माइल जो ओपनली आके सागदार साहब को बुराइयां कर रहे हैं, आज नहीं है तो अगले साल नहीं है तो 2 साल बाद ये मुल्क खुदा न खास्ता बैंकरप्ट। फैज साहब की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये खून उनके मुंह को लगा हुआ है, ये आराम से अंदर जाएंगे, कहेंगे आओ जी भाईजान गड्डी बैठो, प्रिजन वैन आई है, यानी अगले 2 घंटे में वो गिरफ्तार भी हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज बाकी तो सारे सवालात करने से पहले आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और जब भी आप इस्लामाबाद में होते हैं कोई ना कोई मुखबरी जरूर आपके पास होती है। मैं चाह रही हूँ आज सबसे पहले आप हमें कोई मुखबरी दे दें, इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्या खबरें? सच्ची बात यह है कि मुझे कल रात को एक खबर मिली है और उसके बाद मैं डिप्रेस हो गया। क्या? और वो खबर अब मुझे नहीं पता, अब मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए यहाँ पे, तो वो मुझे डिनाई करें या इसको जो भी है तरदीद करें। लेकिन कल मुझे रशिया के अंदर से खबर आई, और वो ये आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने पेट्रोल या तेल ऑफ़र किया, और बड़ी खुली डुली ऑफ़र थी उनकी, और उस ऑफ़र में ये भी उन्होंने कहा कि जी आप डॉलर में बेशक हमें पे ना करें, आप हमें रुपीज़ में पे करें या रूबल्स में पे करें। अच्छा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ऑफर है कि आप रुपये में, आपके रुपए की जिसकी कदर ही गिर रही है, आप उसको जब उसमें पे करते हैं तो आपकी कदर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जी जी। और दूसरा उन्होंने कहा कि इन काइंड हमें आप दे सकते हैं चीज़ों में। आप देखें, आपकी अगर जो टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, आपके जो और इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है क्योंकि यूरोप के ऑर्डर्स बंद हो रहे हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट्स उठा कर उनको आप देना शुरू कर दें, और यहाँ पे लोगों को लोकल आप रुपए में पेमेंट कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपकी इकॉनमी भी चलती रहेगी, तेल भी आपको सस्ता मिलता रहेगा। डॉलर का आपके ऊपर जो 3 से 4 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर सालाना बर्डन है ऑयल के लिए, वो आपका खत्म हो गया। अब ये मुझे रशियन कॉन्टैक्ट ने मेरे बताया है, वो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उसने बड़े ठोक अल्फाज में कहा, उसने कहा हमने पाकिस्तान से डील करना ही नहीं चाहते। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं हमारे पास आके इन्होंने कमीशन मांगा हमसे, उन्होंने कहा अच्छा जी हमारा जाती कमीशन क्या है। तो मैंने कहा यार ये को प्रूफ करें किस बंदे ने मांगा है। उसने कहा नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डील करनी है तो ये टर्म्स हैं।
पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको एक और अजीब सी टर्म भेजती एक्सेप्टेंस लेटर में, जैसे उनके ऊपर एहसान कर रही है, बकौल वो कहते हैं जी उसमें शर्त ये लिखी हुई है कि आप रशिया इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगेंगे। अब ये बेत की बात है, ये इंश्योर कैसे किया जब मैं यानी आप मेरे ऊपर ये इंश्योर कर रही हूँ माविश कि मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ आपका, तो आप मुझे गारंटी करें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेरी इमिग्रेशन जो है ना उसका स्टेटस बहाल कर देगी। ये नहीं, मैं कैसे गारंटी कर देता हूँ किसी दूसरे मुल्क की, एक दिन की बात है ना। बिल्कुल, तो ये किया और मुझे जब ये पता चला तो मैंने कहा यार इसमें इतनी खुलकर तो नहीं कोई रशियंस मुझे कह सकते अनलेस एंड अनटिल इस बात में कोई ना कोई सदाकत हो। तो मुझे डिप्रेशन है कल से इसकी कि यानी हमने सबक नहीं सीखा, हम ठीक नहीं होना चाहते, हम अपने मुल्क को सही नहीं करना चाहते, हम बेकारी बन के रहना चाहते हैं, हम अपनी ज़ाती जायदादें बनाना चाहते हैं, हम अपनी ज़ाती बाहर हमारी जायदादें बन जाएं, हमारी लंदन में बन जाएं, पोर्चुगल में बन जाएं, हमारी ऑस्ट्रेलिया में बन जाए, कहीं और बन जाए। बस ये है कि पाकिस्तान जिसने देखना है देखे आके, हमें यहाँ पे पावर इसलिए चाहिए कि हम आए और हर चीज लूटना भी एक अंडरस्टेटमेंट है ना, लूट की भी। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास $1 बिलियन हो और रोजाना आप उसमें से 25 लाख रुपया खर्च करें, 25 लाख रुपया खर्च करें रोज का, और एक आना ना कमाएं और एक आना सूद का ना लें आप उसके ऊपर, तो आपको 170 साल चाहिए वो पैसा खत्म करने के लिए। तो इन लोगों को कितना को पैसा चाहिए, कितनी होता है कि एक हवस की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। सर अपनी नस्लें संवारते हैं अगली, नस्ल कौन सी नस्ल, जब खुदा न खासा मुल्क ही ना रहे तो केड़ी नस्ल ते केड़ा सर, उनको इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है, बाहर चले अपनी कब्र में जाना है। चलो आपको घर बार बना देते हैं बच्चों के लिए, आप उनके लिए छत बना देते हैं, आपको कारोबार उनको दे देते हैं, आप फिर ऐसे लोगों के साथ यही होता है ना, इनके बच्चे ऐसे जितने हराम की कमाई होती है फिर उनके बच्चे ड्रग्स में होते हैं, गलत चीजों में होते हैं, तो में सारे पैसे उड़ा देते हैं। फिर यही अल्लाह का भी वो है चल रहा है। या तो आप ऐसे पैसे आप पैसे देखें, अगर पैसे का असूल मैंने देखा है ना, स्पेंडिंग जो सबसे सही मुझे लगी, आप देखें कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनकी आप देखें कि वो खलीफा थे, हमारे तीसरे खलीफा थे खुलफाए राशिदीन, काफी वो एक वेल टू डू बिजनेसमैन थे, बहुत उनका पैसा, उन्होंने अपने जमाने में अपनी जिंदगी में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। तो आज भी जब आप उम्रे के लिए हज के लिए जाएंगी तो आप वहां पे हो सकता है खजूरें लें, आप हो सकता है वहां से कुछ लें, तो वो हजरत उस्मान के बागों की खजूरें होंगी जो आपको मिल रही होंगी, और वो ट्रस्ट आज भी चल रहा है उस तरह से। उन्होंने अपनी नस्लें बनाने की, यानी नऊजुबिल्लाह हमारी तरह की कोशिश नहीं की, उन्होंने और तरीके की कोशिश की कि अल्लाह का जिक्र करने वाली नस्लें हों, अल्लाह का फिक्र करने वाली नस्लें हों, ना कि उस फिक्र से आज़ाद होने वाली नस्ल हो। तो वो भी पैसा था और ये भी पैसा, आप खुद देख लें। ये चीज अगर समझ आती है, खाना, बेवाओं का माल खाना, और आप सोचें कि मैं अपनी नस्ल बना रहा हूँ, लाना था फिर ऐसी नस्ल की और ऐसे पैसे। बिल्कुल सर, अफसोस ही किया जा सकता है। मुझे तो बड़ी डिप्रेशन निकल रहा है सर। ऑब्वियसली ये वाकई काफी डिप्रेसिंग बात है, आपने मुझे भी डिप्रेस कर दिया सर। कल आपने PMLN के हवाले से खबर दी थी, आपने कहा था अपने व्लॉग में भी कि उसमें फूट पड़ने वाली है, तो नहीं मावेश, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि फूट पड़ चुकी है और बड़ी सीरियस है। और देखिए MQM को याद करें, एक MQM लंदन और एक MQM पाकिस्तान, बिल्कुल उसी तरह अब PMLN एक लंदन की हो गई है और एक PMLN पाकिस्तान की। PMLN लंदन जो है वो PML पाकिस्तान से बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है, और PMLN पाकिस्तान हर वो काम कर रही है कि जो PMLN लंदन की तबीयत और मंशा और मर्जी के बरअक्स है, और उनकी मर्जी के खिलाफ कर रही है। और ये जो आप लड़ाइयाँ देख रही हैं ना कि वो क्या नाम है उनका, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल जो ओपनली आके सागदार साहब को बुराइयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैंकरप्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ब्लैकलिस्ट हो रहा है, वो एक्चुअली सागदार साहब हैं नवाज शरीफ साहब के खास नॉमिनेटेड बंदे, वो नवाज शरीफ को हिट कर रहे हैं, इसहाक डार को नहीं हिट कर रहे, क्योंकि इसहाक डार तो एक टेक्नोक्रेट है,
वो आएंगे, अपना काम करेंगे, आपको नहीं पसंद होगा, आप कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी आप साइड पे हो जाएं, इसहाक डार का कोई जाती तो नहीं है, वो कारोबार तो नहीं है। तो वो मियां नवाज शरीफ के डिसीजन को मिफ्ता बार बार हिट कर रहे हैं, और जो लोग भी हिट करेंगे मिफ्ता को, अब आप देखेंगे कि वो मियां नवाज शरीफ कैंप के लोग होंगे। और ये बड़ी इनकी एविडेंट लड़ाई हो गई है। पहले यानी दो भाइयों की औलादों में लड़ाई थी, अब एक भाई की अपनी औलादों में भी अनबन शुरू हो गई है। जब से सलमान शहबाज वापस आए हैं, हमजा शहबाज लंदन जा चुके, और वर्कर्स कन्वेंशन जो नवाज शरीफ के कहने पर रखा गया था, लाहौर में था, बहुत बड़ा कन्वेंशन था 3 दिन पहले, उसमें हमजा शहबाज आए ही नहीं। एक रात पहले वो लंदन चले गए, कोई जरूरी काम नहीं था वहां पे, निजी उस पे गई, अटेंड करके जा सकते थे। यहाँ पे फिर मरियम की तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि यहाँ तक कि मरियम औरंगजेब ने उसको पीटीवी पे भी नहीं उसकी खबर चलने दी, न पूरे मीडिया को इन्फॉर्म किया। तो अब ये आप देखिए एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। तो अगर ये दराड़ नहीं है या ये वाज़ेह फैक्शन नहीं है, तो और लड़ाई क्या होती है पार्टी? सर अगर फैमिली के अंदर इस तरह से फूट पड़ जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो फिर ये इंतखाबात में बाकी पार्टी से किस तरह से लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते इस तरह से, मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ। और ये इसी बात को इमरान खान जो है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ बना हुआ है, उसको पता है इनके अंदर की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो इनको और पुश कर रहा है कि अच्छा असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब पैरों में पड़ो, अब ये करो। वो हो या ना हो उसके बरक्स, लेकिन इन्होंने इमरान खान की जितनी पॉलिटिक्स है पिछले 8 महीने की, आप अगर देखते हैं तो ये इस गवर्नमेंट का फेलियर है। वो पॉलिटिक्स जो ना ये उसके नैरेटिव का बयान दे सके, जवाब दे सके, ना ये उसके एक्यूजेशंस का जवाब दे सके, ना ये उसकी की हुई, उसके ऊपर साबित हुई हुई चोरियां जो है उसको एक्सेंचुएट कर सके कि लोगों में यानी हर जगह पे उसका जिक्र हो। फॉर्मूला ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डिसइंटरेस्टेड हैं, डिसहार्टन्ड हैं इनके अपने लोग। आप इनके बाई इलेक्शंस देख लें, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के लोगों को वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। एक ग्रुप, पहला ग्रुप जो है वो तीसरे ग्रुप को उसके साथ नहीं चलना चाह रहा। जो सीनियर लीडर्स हैं इनके चुप करके बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई पीएमएलएन के अंदर 2 लोग नजर आ रहे होंगे ना, तो वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से नजर आ रहे हैं। एक तो राना सनाउल्लाह, क्योंकि मरकज के ऊपर जनाब लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो ऑफ कोर्स इंटीरियर मिनिस्टर ने आके उसके ऊपर बात करनी है। जी हाँ। और दूसरा मरियम औरंगजेब, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा मरियम औरंगजेब को एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको आके अनाउंस करना ही है। वो बहुत ज्यादा होता है इमरान खान के सामने। एक आप समझें कि उसके मुकाबले में एक बड़ी माठी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, खाना पूरी हो जाती है, अल्लाह अल्लाह खैर से, कि नहीं देयर इज नो कैंपेन, तो इलेक्शंस में क्या करेंगे? सर आपने खान साहब का जिक्र किया, तो खान साहब के खिताब के दौरान बड़ी तादाद में तलबा हॉल से उठकर चले गए। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो तलबा यानी कि यूथ, ये तो खान साहब की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे, तो क्या अब यही खान साहब के साथ नहीं? लोग अब तंग आना शुरू हो गए। एक तो वही बात है ना, बार बार हो रही है। दूसरा मुतादिद यू टर्न्स है। तीसरी चीज ये है कि ये पंजाब में जो तलबा और तालिबात, खासतौर तालिबात के ऊपर इन्होंने किया था, ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर गया था प्रिंसिपल्स को, और जी उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर वो एहतमाम किया था वीडियो स्क्रीन्स लगा के। पहली बात आप ये देखें कि आप स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट यूनियंस की आप इजाजत नहीं दे रहे अपने सूबे में। स्टूडेंट्स को अपने हकूक के लिए आप यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन स्टूडेंट्स को आप मेन पॉलिटिक्स का एक आप फॉडर बना रहे हैं, आप उनको उनका नवाला बना रहे हैं, तरनवाला। और रोल कॉल हुई है, हर प्रिंसिपल ने रोल कॉल किया स्टूडेंट्स की हॉल में बैठने के लिए ना, जिन जिन को लगी थी। फिर जब वो शुरू हुआ तो वो उठ के सारे चले गए, और इमरान खान का खिताब जो है वो खाली कुर्सियों से होता रहा। तो इमरान खान को भी ये सोचना है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। ये ना उसको सोचना है कि इस मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि एक बात तय है महबूब, एक बात तय है कि जिस तरह से हमारी सियासी लोग चल रहे हैं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज नहीं है तो अगले साल नहीं है तो 2 साल बाद ये मुल्क खुदा न खास्ता बैंकरप्ट होगा, और फिर यहाँ तेल भी नहीं होगा, फिर गाड़ी भी नहीं चलेगी, किसी की बस भी नहीं चलेगी, ये सारे चीखे मारेंगे उस वक्त। और क्योंकि श्रीलंका में तो एक कौम है ना, वो उन्होंने सिर्फ अपने हैव्स के ऊपर एहतजाज किया ना, हैव नॉट्स ने आके,
तो यहाँ पे तो कौमें भी फर्क है, यहाँ पे तो मसलकी बुनियादों पे भी डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे तो पता नहीं कितनी बुनियादें, अर्बन और रूरल डिवाइड भी है। तो यहाँ का जो सीन नजर आ रहा है ना, वो बड़ा खौफनाक नजर आ रहा है। हुक्मरान और सियासतदान सिर्फ ये समझते हैं हम बचे में, हम निकल जाएंगे वक्त पड़ने पे, तो ये लोग देखते रहेंगे उस तरह से। तो पाकिस्तान को अगर आपने सही करना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस करना है, आपको इकोनॉमिक कंसेंसस करना है, और आपको एक सही बिजनेस प्लान बना के सही डायरेक्शन में करना है, तब ये मुल्क चलेगा। और ये कोई नहीं करेगा अभी कम से कम मुझे नीयत नहीं लग रही, और नीयत है तो मुझे एबिलिटी भी अभी समझ नहीं आ रही इनके अंदर है कि नहीं है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑफ दैट। सर, जनरल रिटायर्ड फैज के नाम से एक ट्वीट चल रही है, उसके तस्दीक या तरदीद होने के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि सियासत में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए वक्तन फवक्तन जो अच्छा लगता रहेगा वो करता रहूंगा। ये हाँ है या ना? ये करने की क्या जरूरत है उनको, अगर वो सियासत नहीं कर रहे तो? पहली बार वो ये उनको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लीगली वो 2 साल तक कोई ओहदा नहीं ले सकते, लीगली वो 2 साल तक कुछ नहीं कर सकते अभी रिटायरमेंट के बाद, और 2 साल वरना वो अमली सियासत में हैं, वो तो सियासी जलसों में है, वहाँ पे खिताब भी फरमा रहे हैं। उनके खिताब का जब वो बैठे हुए हैं वो सूट पहन के, और वो इमरान खान वाली काली ऐनक पहन के, तो साइड पे जो भाईजान उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बता रहे हैं इन्होंने 1 बिलियन रुपया 2 तहसीलों के लिए अलॉट किया था पहले, तो वो किस खाते में कर दिया? तो फैज साहब की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी होना चाहिए कि आपने अपने पावर्स से तजावुज किया, और वो एज कमीशन उनके ऊपर तो बड़े इल्जामात हैं कि एक पार्टी को वो करते रहे। तो सियासत में तो वो हमेशा से हैं, और ये खून उनके मुंह को लगा हुआ है, और उनको बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो फौरी तौर पे पीटीआई के सरबराह भी बन सकते हैं, और इसका उन्होंने बरपला इजहार भी किया 1-2 दफा अपने करीबी साथियों से। तो देखते हैं आगे, तेल की धार देखें, तेल देखें। सर, तो खबरें ये गर्दिश करी हैं कि अगर खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी तो खान साहब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात है खान साहब के ऊपर केसेस तो बहुत है, पर्चे तो बहुत हैं, हो सकते हैं। अभी बात यह है कि वो असम्बलियां तोड़ने का मतलब यह है कि वो अपनी जो प्रोटेक्शन केपीके में और पंजाब में, वो अभी वो इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते तो बिगेन पे बनी गाला, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत नहीं है, वो पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर वो असम्बलियां तोड़ देते हैं और कोई और इंटरिम चीफ मिनिस्टर बन जाता है दोनों जगहों पे आके, तो फिर यही पुलिस, हम सब को अभी 800-800 900 लोग पुलिस वाले प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये आराम से अंदर जाएंगे, कहेंगे आओ जी भाईजान गड्डी बैठो, प्रिजन वैन आई है, चलो चलिए। तो गिरफ्तारी इतनी देर का काम होगा फिर, यानी अगले 2 घंटे में वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं असेंबली तोड़ने के बाद। तो सर, मोहनिस सियाही ने भी तो असम्बलियां तहलील करने के बदले में सीट एडजस्टमेंट मांग ली है, तो क्या खान साहब रजामंद हो जाएंगे? खान साहब हो या ना हो, इससे ये तो पता चल गया ना कि परवेज इलाही क्या करना चाह रही है। परवेज इलाही जो है वो, देखिए खान ने एक बड़ी टेक्निकल गलती कर दी, उसने कोई पहले एक स्टेटमेंट दे दी कि परवेज इलाही नेचुरल हमारे कैंडिडेट नहीं है सीएमशिप के लिए, ठीक है ना। तो सीट एडजस्टमेंट जरूर होगी, लेकिन अगर अगली बारी पीटीआई की मेजोरिटी आती है तो पीटीआई का ही चीफ मिनिस्टर होगा। तो परवेज इलाही को पता ही उनका आखिरी चांस है, तो या तो वो किसी तरह असेंबली में अपनी 30-40 सीटें वो तादाद कर सके जो सीट एडजस्टमेंट करके वो लेना, और या फिर वो अपनी सियासत को खैराबाद कह दे। परवेज इलाही तो खैराबाद कहने के लिए तो बुरे नहीं बने, घर में लड़ाई की, भाई से लड़ाई की, अपनी बीवी से लड़ाई की, क्योंकि उनकी बीवी जो है चौधरी शुजात की बहन है, तो यानी घर के अंदर शादियां हुई हुई हैं, बहुत मसाइल हैं, कारोबारों में मुमासलत थी, अब उसमें अलहदगियाँ वगैरह, तो इतना आसान काम नहीं है जितना खान साहब समझ रहे हैं। सर, केपीके के वजीर आला कह रहे हैं कि सूबा डिफॉल्ट कर रहा है, वहाँ के लोगों और वुज़रा को तालिबान के खत मिल रहे हैं जिसमें वो भत्ता मांग रहे हैं, लेकिन खान साहब की मकबूलियत इतने स्कैंडल्स के बावजूद कम नहीं हो रही, ये क्या चक्कर है? अपना उनसे कहे ना कि अगर काम नहीं हो रही थी तो ये जो पेशावर वगैरह में इलेक्शंस हुए थे उसका नतीजा क्यों उसके बरक्स आ गया था, जबकि इनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ पे अपना आईजी था, अपना चीफ सेक्रेटरी था, अपने सब कुछ थे, लेकिन वो उन जगहों पे जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे तो वो हार गए थे इलेक्शंस जो थे लोकल बॉडीज के जो हो रहे थे थोड़े दिन पहले।
तो अगर हम बाई इलेक्शंस को या ये जो इनके हुकूमत में उतरने के बाद के इलेक्शंस को हम यार्ड स्टिक बनाते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस आ रहे थे, तो वो भी तो फिर यार्ड स्टिक है ना इनकी पॉपुलैरिटी कम होने का। तो दोनों म्यार तो नहीं हो सकता ना। सर, खान साहब पर जो वजीराबाद में हमला हुआ था, उसकी जीआईटी ने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ साहब को बुला लिया है। आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश है या फिर कोई और बात? देखिए, मैंने इस केस को फॉलो नहीं किया, जीआईटी को मैंने फॉलो नहीं किया, कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी कि जी वजीराबाद में दहशतगर्दी का खतरा है, वहाँ पे हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हुआ वहाँ पे। तो अब इन लोगों को आके एविडेंस देना चाहिए जीआईटी के आगे कि इनके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है कि जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट सच भी साबित हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि यानी सिर्फ इसलिए कि कोई वजीर है तो उसको उससे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, सबसे इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसका सच है वो। बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हैं और सर्दियों की आमद है और इसके साथ साथ मछलियों की भी आमद है। हमने देखा कि मछली हर जगह फ़रोख्त हो रही है, लेकिन इचरा बाज़ार में टंकी के सामने अगर आप आएँ तो यहाँ पर लोगों का रश तो आपको नज़र आता ही आता है, लेकिन मछली का फ्राई करने का एक मुख्तलिफ तरीका भी नज़र आता है। ये अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएँ तो यहाँ पर मछली एक मुख्तलिफ तरीके से फ्राई हो रही है, तवे पर फ्राई हो रही है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आकर मछली खाते हैं। अब हमें जो है ये खान साहब बताएंगे कि मछली जो है वो सर्दियों में ही क्यों ज़्यादा फ़रोख्त होती है और लोग कहाँ से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मैं ये बताएं कब से कर रहे हैं आप ये काम? 30 साल हो गया। 30 साल से? 30 साल तो आपकी उम्र नहीं लग रही। नहीं, हमारे जो बड़ों ने किया। अच्छा, बड़ों ने किया हुआ है। तो वैसे आप कहाँ से हैं? हम ये मनसेरे के। मनसेरा से हैं? पैदाइशी हमारे लाहौर के, जंपल वगैरह। अच्छा, आप वैसे यहाँ पे ही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो वालिदैन हैं वो भी यहाँ पे ही रहे सारी ज़िंदगी और यहाँ पे काम किया? हाँ जी, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दें कि आप क्या समझते हैं, ये गर्मियों में ज़्यादा फ़रोख्त होती है सर्दियों में? सर्दियों में। क्या वजह है? ये सर्दियों में तोहफा होता है, मतलब ये अपने सर्दियों का नहीं है, मतलब खास ये होता है, मतलब गाहक बड़े दूर दूर से गाहक, गुजरात से, मुल्तान से दूर दूर से गाहक आते हैं। अच्छा, वो दूर दूर से गाहक आते हैं। ऊपर सरसों के तेल में फ्राई करते हैं। सरसों का तेल है ये? सरसों का तेल है जी भाई। नहीं, तो अब मुझे बताएं, दूसरे घी में और दूसरे ऑयल में फ्राई करते हैं, तो सरसों में फ्राई करने का क्या? ये इसके बीमारी नहीं होती है इस चीज़ का। हाँ जी। तो ऑयल वगैरह जो है वो बीमार करता है? वो तो ये अल्लाह ताला कुदरत शान से बनी है, बूटे से बनते होते हैं वहाँ से। ये पता नहीं कोई लोग कहाँ से चीज़ से बनाते हैं। हम तो साफ तेल होता है, नज़र आता है आप ये तेल का। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें जो है वो कोई ख़ास तरकीब क्या है जो इस कदर लोग ज़्यादा आते हैं? ये हमारा मसाले में अपना चीज़ डालते हैं, सही है, स्पेशल चीज़ है वो डालते हैं। कोई डालते नहीं है, ये मसाला बड़ा महंगा होता है, हम लाते हैं कहाँ से। तो ये डॉक्टर तो ऑयली चीज़ें और ये सारी चीज़ें मना करते हैं। मुझे ये बताएं कि सरसों वाले तेल की तो वैसे मना हमने नहीं देखा। नहीं, डॉक्टर खुद ही कहता है ये मच्छी का आया करो, मतलब ये सरसों का तेल मच्छी का आया करो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वो नुकसान नहीं है, मतलब ये है। नुकसान नहीं है। नहीं, मुझे बताएं, आप ये जो ऑयल है ये ज़ाया कर देते हैं, इसके बाद ये दोबारा यूज़ करते हैं, मतलब ज़ाया करता है, मतलब फारग हो गया इसके। रात को 12 बजे के उतारेगा इसका, मतलब रात को सुबह डालते हैं हम, सुबह 12 बजे से लेकर इस्तेमाल नहीं, जितना कम हो जाता है उतना वो डालते हैं मच्छी, मतलब तेल। तो फिर वो क्वालिटी बेहतर रहती है? हाँ, ज़बरदस्त, मतलब लेकिन आपका तेल नज़र आ रहा है, साफ तेल है बिल्कुल। तो क्या रेट्स चल रहे हैं? रूटीन से ज़्यादा है बाहर से या बाहर जितनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, काम सही है माशाल्लाह हमारा। मतलब आप रेट क्या लगाते हैं? जो बाहर का रेट है वही रेट है या उससे थोड़ा ज़्यादा कम? हमारा फिक्स 1200 रुपये किलो, मतलब लोगों ने लगाया 1600 रुपये, किसने लगाया, मतलब वो मच्छी में फ़र्क होता है। हमारे वो मच्छी अलग चीज़ है, मतलब साफ़ सुथरा, मतलब एक चीज़ नस्ल बेचते हैं, मतलब 2 नंबर चीज़ हम नहीं बेचते, मतलब। ये कांटे वाली है या दूसरी होती है? इसमें एक बड़ा कांटा होता है। हाँ, ये 2 किलो दाना होता है पूरा। वैसे हमने तो खानपुर की मछली का सुना है, कसूर की मछली का सुना है, लाहौर की मछली, इचरा की मछली अब मशहूर हो रही है, क्या वजह है, क्या कर रहे हैं ऐसा? सर बात क्या है, मतलब मेन चीज़ क्या है, हमारा दाना है बड़ा, सही है, हम चीज़ साफ़ सुथरा देते हैं, तेल वगैरह और कुछ, मतलब इसकी वजह से लोग दूर से आते हैं, मतलब गाहक चीज़ देखते हैं, मतलब आते हैं, मतलब अगर चीज़ खराब दे गाहक भी नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए?
मैं पंजाब सोसाइटी से आया हूँ। पंजाब अथॉरिटी से हैं, तो इतनी दूर से यहाँ पे मछली खाने हैं? देखिए मछली इतनी अच्छी होती है, मुझे आने पे मजबूर होता है। जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ मछली ज़रूर खाता हूँ इनसे। और तकरीबन मुझे 15 साल तो मुझे हो गए। हर साल का मेरा शौक़ है। अच्छा, हर साल आप यहाँ पे 15 साल से खा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मैं ये बताएं कि ये मछली में क्या खासियत है जो वहाँ आपको वैसे नहीं मिल तो रही? ये कि ये सरसों के तेल में होती है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरे लोग पता नहीं कैसा घी और इस्तेमाल करते हैं, इनका हमें पता है ये सही करते हैं। तो इनकी मछली बड़ी खस्ता और मज़ेदार होती है। हम ये बताएं, आपने और आप मछली के शौकीन हैं तो आप और जगहों से भी खाई होगी, कसूर, खानपुर, ये वो इधर उधर, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे है? अपने शहर में ही मज़ा आया हमें इनके पास ही। अच्छा, लाहौर हाँ, एक तो इजी अप्रोच है, जब दिल चाहे आ जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में कोशिश करते हैं कि एक चक्कर लग ही जाए। कभी बाल बच्चों के लिए ले जाते हैं घर। लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे लाहौरियों को कि आए तो कोई कंसेशन वगैरह देंगे, मोहब्बत वगैरह करेंगे उनके? हाँ इंशाल्लाह, मोहब्बत प्यार मोहब्बत डिस्काउंट हो जाएगा उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी हो जाएगा। खान साहब के पास आए, बागी का नाम ले, डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह, दिल से पकाएगा मच्छी, यही है। वैसे हम यूजुअली जो है वो चीज़ों की इतने मोतरफ होते नहीं, लेकिन हमने क्योंकि खुद खाई है इस वजह से हमें आइडिया है कि वाक़तन जिस तरह से इनकी मशहूरी है वैसे ही ये उसको जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और वैसे ही ये मैनेज करते हुए बेहतरीन किस्म की चीज़ें बना भी रहे हैं। और यहाँ पे मछली जो है वो वाक़तन ऐसी तैयार होती है कि आप कसूर और दूसरी जगहों को भूल जाएंगे। तो नाज़रीन, आप जब भी आपका दिल करे और डॉक्टर रेकमेंड करे कि मछली खाएं तो ज़रूर आएँ। ये इचरा बाज़ार में है मछली की दुकान। खान साहब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आपको नज़र आएंगे और ऐसे ही बेहतरीन किस्म की सरसों के तेल में आपको मछली तल के देंगे और आपको कंसेशन भी देंगे अगर आप बागी का नाम लेंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।